मनहुआ की शुरुआत ही एक काफी हैवी और डिस्टर्बिंग सीन से होती है। हम एक बैटल फेरी के अंदर का सीन देखते हैं। जगह बंद है, हवा में टेंशन फील होता है। यहाँ दो लोग मौजूद हैं। उनमें से एक आदमी घुटनों पर बैठा हुआ है। उसका पोस्चर बताता है कि वो हार चुका है, थक चुका है। और उसके बिल्कुल सामने एक दूसरा आदमी खड़ा है, हाथ में तलवार, जो सिर्फ थोड़ी देर पहले खून से रंगी हुई लगती है। अगले सीन में वही खड़ा हुआ आदमी आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ है और उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं। वो शांत, ऑलमोस्ट बी इमोशनल आवाज में बोलता है कि हीरो होने के बावजूद भी तुम आज मेरे सामने घुटनों पर हो। वो कहता है कि अगर तुम अपनी कंफर्टेबल जिंदगी में रहकर सिर्फ अपना काम करते, अगर तुमने हीरो बनने का रास्ता चुना ही ना होता, तो शायद ये दिन कभी आता ही नहीं। इसके बाद एक क्लोजअप सीन आता है, जहां वो अपनी तलवार से खून पोंछ रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान होती है। वहीं वो बोलता है, हिडन रिचर्ड, एक टूटता हुआ सितारा। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो आदमी घुटनों पर बैठा हुआ था, उसका नाम हिडन रिचर्ड है। हिडन अपनी बची खुची ताकत जोड़कर बोलता है और उसकी आवाज में दर्द भी है और शौक भी। वो कहता है, जूलियन, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? जूलियन बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। वो कहता है कि तुम और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि तुम एक हीरो थे, लोगों ने तुम पर भरोसा किया था। इसके बाद जूलियन अपनी चमकती हुई तलवार को देखता है, जैसे वो खुद भी किसी बात पर विचार कर रहा हो। तब हिडन गुस्से और बिट्रेयल के साथ बोलता है कि जूलियन एक बेरहम इंसान है और वो ये काम अपने फॉर्मर मेंटर के साथ कैसे कर सकता है। जूलियन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल वापस आती है। वो धीरे से अपनी तलवार ऊपर उठाता है और कहता है कि ये सब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। अगले ही पल वो तलवार चलाता है। सीन में दिखाया जाता है कि हिडन रिचर्ड का सर उसके शरीर से अलग होता है और जमीन पर गिर जाता है। इसी मोमेंट पर कहीं दूर से एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तब सीन अचानक बदल जाता है। हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को दोनों हाथों से पकड़ के देख रहा होता है, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ टूट गया हो। वो लगातार बोल रहा होता है कि ये सब गलत है, हिडन रिचर्ड को लोग ऐसे मार ही नहीं सकते। यहीं पर रिवील होता है कि जो कुछ भी हमने अभी देखा, वो सब एक वीडियो गेम के अंदर हो रहा था। उस गेम का नाम होता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड। मेन कैरेक्टर इमोशनल हो जाता है और बताता है कि हिडन रिचर्ड सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो नॉर्थ फ्रंट का हीरो था, जो लोगों के लिए उम्मीद बना, उनके सबसे डार्केस्ट टाइम में उनके साथ खड़ा रहा। वो एक लिविंग लेजेंड था, एक नोबल इंसान और साथ ही एक बहुत पावरफुल डीमन हंटर भी। और फिर भी डेवलपर्स ने उसी कैरेक्टर को, जो इस गेम का मेन पिलर था, इतनी बुरी तरह मार दिया। वो भी उसके ही स्टूडेंट अब विलन बने जूलियन के हाथों। गुस्से में मेन कैरेक्टर अपनी टेबल पर मुक्के मारने लगता है, डेवलपर्स को ब्लेम करता है और कहता है कि उन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि उसने इस गेम में कितना टाइम और पैसा लगा दिया। तब उसकी स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन दिखाई देता है, लेट्स प्ले एज द डीमन लॉर्ड, प्री ऑर्डर अवेलेबल। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वहीं से वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद गेम में उतरकर जूलियन को खत्म करेगा। वो अपनी एक नई आईडी बनाता है, सीओली, जो रैंक 1 प्लेयर होती है। गेम बताता है कि उसने 5 सालों में लगभग 20,000 घंटे गेम खेला है और टोटल 38 मिलियन वॉन खर्च किए हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन दिखाया जाता है, जहां लोग जूलियन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कोई उसे प्रोडिजी बोल रहा होता है, कोई उसके विलन बनने को कूल कह रहा होता है। ये सब देखकर मेन कैरेक्टर और भड़क जाता है और वो खुद कमेंट करता है कि ये सब बकवास है। वो कीबोर्ड पर टाइप करता है, वो कूल नहीं है, वो सिर्फ एक विलन है। मेन कैरेक्टर गुस्से में कमेंट करता है और कहता है, मुझसे बकवास मत करो, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल विलेन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद वो कहता है कि उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक 4 आइज कैरेक्टर को लोग मेन कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। इसी वजह से वो एक फैसला लेता है और कहता है कि वो अपना प्री ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अपनी स्क्रीन पर क्लिक करता है और प्री ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपना प्री ऑर्डर सफलतापूर्वक कैंसिल कर दिया है। मेन कैरेक्टर थोड़ी देर शांत रहता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने इस गेम को खेलते हुए सच में बहुत एंजॉय किया था। लेट्स किल द डीमन लॉर्ड। फिर वो कहता है, मार्च से मैं इस गेम को पूरी तरह छोड़ रहा हूं और सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है, बाय फॉरएवर। इसके बाद गुस्से में कहता है, भाड़ में जाइए गेम, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, ट्रैश और गार्बेज है। लेकिन अगले ही पल वो खुद मानता है,
फिर भी इसके ग्राफिक्स वाकई बहुत अच्छे थे और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी शानदार थी। वो आगे कहता है कि जब से उसने ये गेम खेलना शुरू किया था, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह गेम के अंदर ही थकाने वाली बन गई थी। इसीलिए ये फैसला गेम छोड़ने का शायद उसे उस ट्यूटोरियल विलन को भूलने में मदद करेगा। इसके बाद सीन बदलता है। मेन कैरेक्टर बाहर होता है और एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा होता है। वो पौधे से बात करते हुए कहता है, अब बस तू ही है जिसका मुझे ध्यान रखना है। वो सोचते हुए कहता है, मैं पहले सोचता था कि बूढ़े लोग इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो उस घटिया गेम जैसा मत बनना, अच्छे तरीके से बढ़ना। उसी समय पीछे से एक मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। मेन कैरेक्टर रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, हूँ, ये क्या था? वो अपने पीसी की तरफ देखता है और देखता है कि एक मैसेज आया हुआ है। मैसेज आता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड की तरफ से। मेन कैरेक्टर हैरानी में कहता है, क्या ये डेवलपर की तरफ से है? वो मैसेज खोलता है। उधर से लिखा होता है, मैं इस गेम का एक डेवलपर हूँ, क्या तुम सियोली ही हो जो पिछले 5 सालों से ये गेम खेल रहा था? मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकता है और रिप्लाई करता है, हाँ मैं ही हूँ। अगला मैसेज आता है, हमने नोटिस किया है कि तुमने डीएलसी का प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इससे लगता है कि तुम स्टोरी की दिशा से खुश नहीं थे। ये पढ़कर मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है, कहीं ये लोग मेरे रिफ्यूज़ल को भी रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे? अब क्या होगा? तभी एक और मैसेज आता है, मिस्टर ली, क्या आप इस गेम की स्टोरी लाइन बदलना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें। मेन कैरेक्टर कुछ पल हिचकिचाता है, फिर जिज्ञासा में आकर लिंक पर क्लिक कर देता है। अगले ही सेकंड उसके कंप्यूटर से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है। मेन कैरेक्टर घबराकर कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ये मुझे अपने अंदर खींच रहा है। वो तुरंत पीसी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर शटडाउन ही नहीं होता। वो घबराहट में कहता है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अगले सीन में पीसी अचानक से बंद हो जाता है और मेन कैरेक्टर कंप्यूटर के सामने से गायब हो चुका होता है। उसकी आवाज़ आती है, ये क्या हो गया? मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन कैसे? अचानक धड़ाम, वो जमीन पर गिरता है। मेन कैरेक्टर दर्द में कहता है, आह, मैं कहाँ हूँ? वो चारों तरफ देखता है और सदमे में कहता है, ये जगह, ये तो बिल्कुल वही जगह है जहाँ हिडन और जूलियन ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। तभी उसे एक बिच्छू जैसा डीमन दिखाई देता है जो बिना किसी चेतावनी के मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, रुको, ये तो वही स्कॉर्पियन डीमन है जो लेट्स किल द डीमन लॉर्ड में था। उसी पल उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें उसके कैरेक्टर की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। टैलेंट, तलवारबाजी, क्षमताएं, बेहतरीन इंस्टिंक्ट और किसी भी डीमन की कमजोरी को महसूस करने की शक्ति। यहीं से मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो सिर्फ गेम नहीं देख रहा, वो खुद गेम के अंदर आ चुका है। और तभी हमारा एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है, ये स्टैट विंडो क्या है? फिर अचानक उसे होश आता है और वो खुद से कहता है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से भागना होगा और वो भी जल्दी, नहीं तो ये चीज़ मुझे पूरी तरह कुचल देगी। फिर वो रुकता है, डैम इट, क्या यही मेरा एंड है? लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, रुको ज़रा, ये तो मुझे ज़रा भी दर्द नहीं दे रहा। उसी समय स्कॉर्पियन उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन एमसी इंस्टिंक्टिवली उसे बॉज कर लेता है। वो हैरानी में बोलता है, अब यहाँ कुछ हो सकता है, और बिना ज़्यादा सोचे वो स्कॉर्पियन पर काउंटर अटैक कर देता है। ये काम कर गया। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी बॉडी इतनी हल्की क्यों लग रही है? फिर अचानक एक ख्याल आता है, रुको, कोई मुझे ये मत कहना, ये नहीं हो सकता, क्या मैं सच में गेम के अंदर हूँ? तभी पीछे से वही स्कॉर्पियन फिर से उस पर झपटती है। एमसी भागने लगता है। स्कॉर्पियन अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में होती है। भागते भागते एमसी पीछे मुड़कर चिल्लाता है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है और उसी पल उसके दिमाग में एक मूव अपने आप उभर आता है, वही मूव जिसे उसने पिछले 5 सालों में हजारों बार इस्तेमाल किया था। वही कैरेक्टर हिडन रिचर्ड, जिसके साथ उसने गेम में अनगिनत घंटे बिताए थे। अगले ही सेकंड एक तेज फ्लैशी मूव लॉन्च होता है। धड़ाम, जमीन के टूटने की जोरदार आवाज आती है और अगले पैनल में दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन बीच से पूरी तरह कट चुकी होती है। एमसी स्तब्ध रह जाता है। वाओ, क्या ये मैंने किया? फिर वो खुद से कहता है, नहीं, हिडन सच में बहुत स्ट्रांग था। अचानक उसके चेहरे पर एक नई सोच उभरती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्टोरी लाइन को बदल सकता हूं? वो स्टोरी जहां हिडन जूलियस को नहीं मार पाता। तभी हमें फिर से वही पैनल दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर घुटनों पर और दूसरा उसके सामने तलवार लिए खड़ा।
उसी पल हमारे एमसी की स्टैट विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा होता है कि उसने बेसिक स्वर्ड फाइटिंग सीख ली है और उसने गेन किया है बेसिक अटैक और क्रिटिकल हिट स्लैश। एमसी शॉक में बुदबुदाता है, क्रिटिकल स्लैश? फिर वो और ज्यादा चौंक जाता है। ये स्किल तो हिडन के पास भी नहीं थी। रुको रुको, कोई मुझे ये मत कहना। वो जल्दी से अपनी रोब उतारता है और अपनी तलवार को ध्यान से देखने लगता है। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आती है। वो हिडन नहीं बना है, वो तो उस कैरेक्टर में आ चुका है जिससे वो इस पूरी स्टोरी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। रुको, मुझे एक बार फिर देखने दो। सिल्वर हेयर, 4 आईज। उसकी आवाज कांपने लगती है। ये नहीं हो सकता। और फिर वो जोर से चिल्लाता है, ये जूलियस है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी एक प्रॉपर स्टैट विंडो सामने आती है जिसमें उसका चेहरा बना होता है और उसी के साथ उसके सारे स्टैट्स लिखे होते हैं, वही जो हमने पहले देखे थे। और यहीं पर पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य महल के सीन से। महल के अंदर हमारा एमसी तैयार हो रहा होता है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका होता है कि वो इस गेम के अंदर जूलियस क्रिपार्ट की बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका है। एमसी खुद से कहता है, मैं इसके बारे में बार बार सोच रहा हूं। ये सच में काफी अच्छा दिखता है। फिर हल्की हंसी के साथ बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूं। और इसकी आंखें भी इतनी छोटी हैं। इसके बावजूद मैं अब भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। मुझे अब जूलियस की तरह जीना पड़ेगा। वो आगे कहता है, जब से मैं इस बॉडी के अंदर आया हूं, ये शरीर काफी ज्यादा वीक है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, हर तरीका, हर चीज, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, जो भी मुझे लगा कि मुझे रियल वर्ल्ड में वापस ले जा सकता है। वो रुकता है, फिर धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मैंने किया, सब बेकार गया। और आखिर में वो एक थकी हुई सांस छोड़ता है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जूलियस क्रिपार्ट जैसा इंसान हमेशा बेहद जटिल भाषा और घमंड से भरी हुई टोन में बात करता था, और इसके बावजूद मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। एमसी अपने मन में सोचता है, शायद मेरे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी बॉडी की वजह से हो रहे होंगे। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अगले ही पल वो खुद हैरान हो जाता है। इसके बावजूद मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो खुद को शीशे में देखता है और हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, सोचो तो सही, मैं काफी अच्छा दिख रहा हूं। और अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये कैरेक्टर पूरे गेम में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों था। तभी हमें उसकी एक इमेज दिखाई जाती है, जूलियस क्रिपार्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज मारते हुए। एमसी खुद से कहता है, जरा देखो तो इसको और इसकी ये खूबसूरत चीजें। ठीक है, अब से मैं सही तरीके से खेलूंगा विलेन का रोल। लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से काफी नर्वस था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उससे भी ज्यादा उसके सर्वेंट्स कांप रहे थे। तभी एक सर्वेंट का क्लोजअप दिखाया जाता है, पसीने में डूबा हुआ, डर से कांपता हुआ। वो बुदबुदाता है, मुझे वहां नहीं जाना, खासकर उसे तो बिल्कुल नहीं देखना। यहां उसे से मतलब हमारे एमसी से होता है। लेकिन डरते डरते वो सर्वेंट एमसी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम कांप रहे होते हैं। वो अपने मन में कहता है, मुझे लग रहा है मैं सीधे अपनी मौत की तरफ जा रहा हूं। दरवाजा खुलता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, मास्टर जूलियन। और तभी रिवील होता है, वो कोई मामूली सर्वेंट नहीं था, वो एक लॉर्ड था। उसका नाम था हेरेंड। एमसी उसे देखकर बोलता है, लॉर्ड हेरेंड, क्या सच में आप ही हो? पीछे से एक सर्वेंट जल्दी से बताता है, लॉर्ड हेरेंड आपसे मिलने आए हैं। एमसी के चेहरे पर एक हल्की सी क्रीपी मुस्कान आ जाती है। वो बोलता है, हेरेंड? लेकिन क्यों? क्रिपार्ट की मेन फैमिली का एक मेंबर खुद मुझे देखने आएगा? सीन कट होता है सर्वेंट पर। बेचारा बुरी तरह कांप रहा होता है। वो बोलता है, जूलियस, मैं तो बस। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, ये मुझे सच में बहुत ज्यादा डरा रहा है। अगले पल वो हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या आप अब थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं? एमसी शांति से जवाब देता है, हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। पूछने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सर्वेंट जबरदस्ती की एक फेक स्माइल देता है। वो कहता है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। शायद मैं ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि आपने पहले कभी किसी को देखकर खुशी नहीं दिखाई। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। सर्वेंट अपने मन में सोचता है, ये सोचने वाली बात है, हेरेंड खुद आया है अपने सर्वेंट्स को भेजने की जगह। तभी हमें जूलियस के अंदर हमारे एमसी की आत्मा दिखाई जाती है।
एमसी सोचता है, अब ये क्या हो रहा है जूलियस। सर्वेंट बाहर निकलते हुए अपने मन में बोलता है, कितना टेरिफाइंग था ये जूलियस। क्या ये मेरी प्रेजेंस से जरा भी नहीं डरा? ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा परेशानी भरा होगा। फिर वो रुक कर कहता है, चलो देखते हैं क्या मैं इसे एच तक ले जा सकता हूं। वो जोर से बोलता है, क्या आपको पता है कि आपके बारे में यहां रूमर्स फैल रहे हैं जूलियस? एमसी तुरंत रिप्लाई करता है, सच में? सर्वेंट आगे बताता है, रूमर्स ये हैं कि आपने अपनी मेमोरीज खो दी हैं। ये सुनते ही एमसी को जोर का झटका लगता है। वो मन में सोचता है, मेरी मेमोरीज? क्या यही वजह है कि हर कोई मुझे देखकर कुछ ना कुछ अजीब बोल रहा है? हाँ, शायद मैं सच में काफी सस्पिशियस एक्ट कर रहा हूं। उधर हेरिन अपने मन में सोचता है, क्या मेरा प्लान काम कर गया? लेकिन फिर वो तुरंत बोलता है, खैर इसके बावजूद ये तो बस एक रूमर ही है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। एमसी अपने अंदर गुस्सा दबाए हुए बोलता है, हेरेंट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भी इस रूमर में भरोसा करते हो? और ये बोलते हुए वो अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल रखता है और हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाता है जैसे हेरेंट को छूने वाला हो। ये सब देखकर हेरेंट ठिठक जाता है। वो डर से जम सा जाता है और कांपते हुए फुसफुसाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर से उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा होता है। लेकिन एमसी खुद सोचता है, इस बात से तो ये एक भी नहीं डरा जो मैंने सोचा था। बिल्कुल उल्टा, इसकी आंखें ये बहुत ही कोल्ड है। मैं इसे देखकर ये भी नहीं जान सकता कि ये इस टाइम पे क्या सोच रहा है। और उसी सोच के साथ उसके माथे पर पसीना उतरता है। अपने मन में वो सोचता है, जो नोवेल काउंसिल एलाइट्स हैं उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिए थे ये सब करने के लिए। फिर वो अपने दिमाग में तर्क करता है, लेकिन ये उसके बारे में पहले से नहीं जानता। अब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब सिर्फ रूमर्स हैं जो आसपास के सर्वेंट्स में फैल रहे हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एमसी फिर खुद को कंट्रोल करता है और एक फेक हंसी के साथ बोलता है, इसके बाद भी मैं तो बस तुम्हें देखने ही आया था। मुझे पता है तुम अभी रिकवर कर रहे हो अपनी इंजरी से, मगर मेरे पास एक मैसेज है काउंसिल ऑफ एल्डर से। तभी स्क्रीन पर काउंसिल ऑफ एल्डर का सिंबल दिखाई देता है। एमसी अपने मन में सोचता है, ये जरूर काउंसिल नोबल्स की होगी। इसके अंदर सारे पुराने गार्बेज स्टक्स अपने ब्लड लाइंस के साथ, और ये लोग रिफ्यूज करते हैं कि कोई भी मेंबर इनडायरेक्ट ब्रांच का आउटसाइन करे जो मेन ब्रांच के मेंबर्स को कंट्रोल करे। तभी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदों का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है, सोचो अगर ये मेन ब्रांच का लड़का नहीं भी है, फिर भी वो बहुत टैलेंटेड है स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों में, जो सभी को आउटसाइन कर देता है। इसी कारण से काउंसिल ऑफ एल्डर्स इसे एक ऑब्स्टिकल मानती है। इसे हटाना बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत पर। तभी हमें एमसी की एक इमेज दिखाई जाती है। उसके गले पर कई नाइफ रखे हैं जो किसी भी पल उसे मार सकते हैं। एमसी सोचता है, क्या ये मेरे दुश्मनों का मैसेज है? मतलब मुझे हर पल सावधान रहना पड़ेगा। इस मैसेज का इंटेंट यही है, ये लोग मुझे निगरानी में रखना चाहते हैं। द क्लोज्ड आइज, वो वही लोग हैं जो इंपीरियल पैलेस के सारे सीक्रेट मिशन करते हैं बिना किसी को पता लगे। बाहर से दिखते हैं जैसे सामान्य इंपीरियल गार्ड्स हों, लेकिन असल में ये एक टैलेंटेड वॉरियर्स से भरी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट कमांड में रहते हैं थ्रोनर्स के। एमसी सोचता है, मगर सोचो जूलियस भी एक मेंबर था क्लोज्ड आइज का। ये सोचने की बात है। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये तो बहुत ही लालचपन है। एमसी अपने मन में फैसला करता है, मुझे इस रिक्वेस्ट में हाँ करना ही चाहिए। और वहीं उसका मन पूरी तरह तैयार हो जाता है। तभी फाइनली जो ये मैसेज लेके आया है वो नॉर्मल हंसी के साथ हंसता है। एमसी अपने मन में सोचता है, जिस जूलियस को मैं जानता हूं वो तुरंत समझ जाएगा कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स कुछ न कुछ करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, और तुरंत ही मना कर देता जो भी वे करने को कहते। लेकिन इसके बावजूद मैं इसे कैसे मना करूं? तभी एमसी बोलता है, चलो ठीक है, मैं मानता हूं। उधर से वो शॉक में है, टोटली शॉक। क्या ये मान गया? वो सोचता है और बोलता है, तुम तो इंजर्ड थे। एमसी शांत होकर कहता है, हाँ तो क्या हुआ, मैं अब फुली रिकवर हो चुका हूं, और अपने सिर से बैंडेज हटा देता है। उधर से वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या हो रहा है? एमसी मन ही मन सोचता है, अब तो मेरा बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उनके साथ खेलूं, एटलीस्ट अभी के लिए तो जरूर। उधर से कहता है, चलो अब जल्दी करो, तैयार भी हो जाओ। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे पता है कि अब ये क्या करेगा। अगर मैं थोड़ी देर भी रुका तो मुझे जल्दी ही यहां से निकलना पड़ेगा। फिर एमसी बोलता है, जरा 1 मिनट के लिए रुकोगे? इसके सुनते ही उसकी पूरी फट जाती है। वो मन ही मन सोचता है, प्लीज मुझसे ये मत कहना, अब ये मुझे मारने वाला है। फिर वो चिल्लाता है, जूलियस रुको जरा। एमसी गंभीर होकर बोलता है, ये तो मेरा है। और फिर क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, मुझे तुम्हारा वो ऑकरेंट प्लांट चाहिए। जो भी नहीं जानता कि ऑकरेंट प्लांट क्या होता है उसे बताते हैं। ये एक तरह के फ्लावर्स होते हैं जो बहुत स्मूथ और सेंसिटिव होते हैं। इससे डर के कांपने लगता है। वो सोचता है, मैं तो ये भूल ही गया था।
वो इमेजिन करता है एमसी उसके गले के पीछे स्वॉर्ड लेके खड़ा है। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है एमसी कहता है, इससे तो एक का काम खत्म हो गया। और उसके बाद पूरा रूम एक फ्लावर गार्डन में बदल जाता है। अब एमसी सोचता है, मुझे तैयार होना पड़ेगा उनके लिए, लेकिन किसी भी कारण से इनहेरिट जो मेरा वेट कर रहा है, अब मुझे जल्दी ही तैयार होना पड़ेगा। और तभी एमसी सोचता है, मैं फुली सीऊंगा अगर अपनी स्वॉर्ड छोड़ दूं पीछे, लेकिन मुझे क्या पहनना चाहिए? भाई साहब, ये क्या है? ये सब क्या चीज़ें हैं? फिर वो सोचता है, जूलियस के कलेक्शन के साथ क्या ही दिक्कत है। वो तो हमेशा से ही फैशन के साथ चलता आया है, और जितना भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, ये कैरेक्टर मुझे एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करता। वो खुशी खुशी एक जैकेट उठाता है और उसे अपने ऊपर पहन लेता है। फिर हल्की सी सांस लेते हुए बोलता है, लगता है अब मुझे सच में जूलियस के रोल में ही रहना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद एमसी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तैयार हूं हेरेंड। उसकी आवाज़ सुनते ही हेरेंड की तो हालत खराब हो जाती है। आंखें चौड़ी, चेहरा सख्त, जैसे दिल ही मुंह में आ गया हो। चलो अब हम यहां से निकल सकते हैं, वो घबराई हुई आवाज में कहता है। एमसी आगे बढ़ते हुए बोलता है, इस ट्राईआउट को देने के लिए मैं वाकई बहुत एक्साइटेड हूं। फिर वो पूछता है, वैसे ये होगा कहां? तभी सीन शिफ्ट होता है। हमारे सामने एक भव्य पैलेस दिखाई देता है, और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है एक चलती हुई कैरेज से। कैरेज के अंदर बैठे होते हैं जूलियस और हेरेंड। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही होती है। हेरेंड बताता है, ये ट्राईआउट बर्लिन एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में कंडक्ट होगा। ये सुनते ही एमसी अपने मन में सोचता है, बर्लिन एकेडमी, गेम में तो इसका कोई मेजर रोल नहीं था, लेकिन कुछ तो है जिसे देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हेरेंड उसे कंफ्यूज्ड नजरों से देखता है और पूछ बैठता है, क्या वहां आपका कोई जान पहचान वाला है एकेडमी में? अब कंफ्यूज्ड होने की बारी हमारे एमसी की होती है। हेरेंड जल्दी से संभलते हुए बोलता है, मतलब आप तो यहां से काफी फेमिलियर रहे हैं जूलियस। एमसी शांति से जवाब देता है, बहुत पुरानी बात है, मुझे पूरा यकीन है कि अब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। हेरेंड थोड़ा चौंक कर कहता है, ओह, तो क्या आप पहले भी एकेडमी जा चुके हैं? और यहीं पर इस मानवा की पहली फीमेल कैरेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती है, जो आगे चलकर शायद जूलियस की पार्टनर भी बन सकती है। एमसी शांत स्वर में कहता है, मुझे उन दिनों की कोई याद नहीं है जब मैं वहां एक स्टूडेंट था। तभी कैरेज रुकती है। आवाज आती है, लॉर्ड जूलियस, लॉर्ड हेरेंड, हम बर्लिन एकेडमी पहुंच चुके हैं। हमारे सामने बर्लिन एकेडमी का शानदार सीन आता है। एमसी के मुंह से अनजाने में निकल जाता है, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने वीडियो गेम में देखा था। पीछे से लॉर्ड हेरेंड पूछते हैं, आपने कुछ कहा? एमसी तुरंत संभलते हुए बोलता है, नहीं, कुछ भी नहीं, और एक क्रीपी स्माइल के साथ हल्का सा हंस देता है। पीछे खड़े लॉर्ड हेरेंड और ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरे हुए दिखते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, गेम के ग्राफिक्स अच्छे थे, लेकिन रियल लाइफ में इसे देखना लाख गुना ज्यादा खूबसूरत है। उधर हेरेंड अपने दिल में सोच रहा होता है, ये तो डरावना है, इस मास्क के पीछे अब कौन सी इविल स्कीम चल रही है। एमसी भी नोटिस करता है, किसी भी हालत में लॉर्ड हेरेंड मुझसे बहुत डर रहे हैं, बस वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तभी एमसी अचानक बोलता है, हेरेंड। हेरेंड घबराकर जवाब देता है, यस सर। एमसी शांति से कहता है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एमसी शांत आवाज में कहता है, मेरे लिए अपना बिजी टाइम निकालने के लिए, ताकि मैं यहां तक सेफली पहुंच सकूं। हेरेंड हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब मैं यहां आ ही चुका हूं तो आपका ट्राईआउट देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं कि ये सब कैसे जाता है। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, मैं सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा ये तुरंत भाग जाएगा, लेकिन मैं गलत था। और एक चीज मैंने नोटिस की है, जब से मैं इसके पास आया हूं, इसके चारों तरफ कुछ अजीब सा है। तभी हमें उस अजीब चीज की झलक दिखाई जाती है, एक डार्क ऑरा जो हल्का हल्का हेरेंड के आसपास फैल रहा होता है। एमसी सोचता है, क्या ये इसका माना है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। उधर साइड में हेरेंड की हालत खराब है, उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? एमसी अपने अंदर सोचता है, अगर ये कोई पावर नहीं है तो फिर ये क्या है? इमोशन या फिर फियर? वो तुरंत अपनी स्टैट विंडो खोलता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एबिलिटी, कलर ऑफ कोऑपरेशन, रैंक स्पेशल, इफेक्ट। तुम्हारी तरफ डायरेक्ट किए गए किसी भी इंसान के नेगेटिव इमोशंस को सेंस करने की ताकत।
एमसी हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, मतलब यही है, बस यही। तभी हेरन घबराकर बोल पड़ता है, तुम मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? एमसी एक डेविलिश लुक के साथ जवाब देता है, ये तो सोचने की बात है। वो आगे सोचता है, जूलियस इमोशंस पढ़ने में बेहद खतरनाक था। अगर वो चाहता तो इंसानों की फीलिंग्स को यूज करके किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था अपने एडवांटेज के लिए। जिस गेम वाले जूलियस को मैं जानता हूं, उसके सामने कई दुश्मन बिना लड़े ही सरेंडर कर देते थे, सिर्फ उसके डर से। और जो लोग उससे नहीं डरते थे, जो उस पर अटैक करते थे, वो जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिलाता था, उनके एंगर को यूज करता था, उन्हें प्रोवोक करता था ताकि वो अपनी वीकनेस दिखा दें, और फिर एक ही सही वार में उन्हें खत्म कर देता था। यही एबिलिटी इन सब केसों में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एमसी समझ जाता है, यही वजह है कि हेरेन मुझसे इतना डर रहा है, और यही वजह है कि वो मेरी साइड छोड़ने से मना कर रहा है। ये जरूर काउंसिल ऑफ एल्डर्स का ऑर्डर होगा। ये लोग मुझ पर स्पाई रखवाना चाहते हैं। तभी हमें एक बड़ा सा पैनल दिखाया जाता है। बीच में खड़ा है हमारा एमसी और उसके पीछे बहुत सारे लोग। एमसी सोचता है, अब मुझे साफ समझ आ रहा है, काउंसिल मुझे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। जूलियस ने अपनी रेपुटेशन खुद बनाई थी। उसने इतने सारे स्पाइस को मारा था कि सब उससे नफरत करने लगे थे। यही वजह है कि ये लोग उसे फैमिली से हटाना चाहते हैं, और अब पूरे शहर में ये रूमर फैलाए जा रहे हैं कि जूलियस को मेमोरी लॉस हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है उसे बाहर निकालने की। एमसी की आंखें सख्त हो जाती हैं, लेकिन किसी भी हालत में मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे सरवाइव करना ही होगा और फिर अपनी असली जिंदगी में वापस लौटना होगा। तभी अचानक एक स्ट्रेंजर उससे टकरा जाता है। आई एम सॉरी। लेकिन जैसे ही वो एमसी का चेहरा देखता है, उसका रंग उड़ जाता है। लॉर्ड जूलियन। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लॉर्ड, ये जूलियस है। क्लोज आइज का जूलियस यहां है। इंपीरियल पैलेस का मैड डॉग यहां है। अब सब खत्म। तभी पीछे से आवाज आती है, जूलियस प्लीज शांत हो जाइए, ये सिर्फ एक बच्चा है। ये सब सुनकर एमसी अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो अपने मन में सोचता है, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और ये लोग पहले से ही मुझे ऐसे बदनाम कर रहे हैं। ये सब मैं रिलेट भी नहीं कर पा रहा। सब लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ये सोचते हुए एमसी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो अपने मन में मानता है, सच कहूं तो मैं भी जूलियस को बहुत ज्यादा डिस्पाइस करता हूं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, जूलियस के पीछे एक रोता हुआ चेहरा, लेकिन इसके बावजूद सब उससे डरते हैं। उनके अंडरवेलमिंग इमोशंस एमसी को साफ महसूस हो रहे होते हैं। लाइज, एंगर और बहुत सारा डर। ये सब उसे उसकी स्किल की वजह से पता चल रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है, जूलियस, तुम ऐसी वीकलैंड लाइफ आखिर जी कैसे सकते हैं? अगर मैं ऐसे ही सबके बीच स्टैंड आउट करता रहा तो अननेसेसरी क्राउड मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तभी कैमरा एक ब्यूटीफुल लेडी की तरफ जाता है। उसके बाल वही हैं जो थोड़ी देर पहले पैनल में दिखे थे। वो अपने आप से बुदबुदाती है, मुझे शांत रहना होगा, आखिर ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स ही तो हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वो सीधे आकर लॉर्ड जूलियस को ग्रीट करती है। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। एक तरफ ऑकवर्डनेस, दूसरी तरफ हल्की सी एक्साइटमेंट। थोड़ा झिझकते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम इलीन है। फिर हमें उसका पूरा नाम पता चलता है, इलीन डी डोनाचिन। नाम थोड़ा भारी है तो एडजस्ट कर लेना। एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो लेट्स किल द डीमन लॉर्ड की एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। तभी हमें इलीन का एक ओपी सा सीन दिखाया जाता है, जहां वो मैजिक कास्ट कर रही होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं एक मेज हूं एम्पायर के मैजिक टावर से। और यहीं पर रिवील होता है वो बर्लिन एकेडमी की प्रोफेसर भी है। और हैरानी की बात ये, उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। वो एक जीनियस मेज थी, अपने एलिमेंट की मास्टर। गेम में वो बोल्ड रैंक तक पहुंच चुकी थी और 5 बार अपग्रेड हो चुकी थी। एकेडमी आर्क में उसने हिडन रिचर्ड की काफी मदद की थी। एमसी सोचता है, लेकिन ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे वो जूलियस को पहले से जानती हो? क्या ये दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे? खैर, अभी ये मैटर नहीं करता, कम से कम ये सबको शांत कराने में मेरी मदद करेगी। लेकिन अचानक एमसी रुक जाता है। रुको जरा, मैं इसके अंदर से भी नेगेटिव इमोशन सेंस कर पा रहा हूं। फियर? एंगर? नहीं, ये तो नफरत है। मतलब ये मुझसे नफरत करती है। एमसी पसीने में भीग जाता है। इस जूलियस ने इसके साथ भी क्या कर दिया? क्या इसकी सबके साथ ही दिक्कत रहती है? लेकिन फिर भी इलीन एक हाई रैंकिंग मेज है। मैं खुद को उसके सामने सुपीरियर दिखाने की कोई गलती नहीं कर सकता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से पलटना। ये सारी बातें एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन सिचुएशन से निकलने के लिए अचानक बोल पड़ता है, तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे बात करने की? और फिर एक नकली हंसी के साथ जोड़ता है, ब्लड ऑफ बॉइलिंग चिन। ये सुनकर पीछे खड़े लोग सन्न रह जाते हैं और इलीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच एक भारी सी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। तभी अंदर से एमसी की असली सोल खुद से बोलती है, ये बास्टर्ड सच में मार खाने लायक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब ये बास्टर्ड मैं ही हूं। मैं किसी को भी शांत नहीं करा पाया, और अब यहां कुछ भी हो सकता है। तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ लेता है और ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, शायद इसलिए क्योंकि तुम एक हाफ ब्लड हो। जो लोग नहीं जानते, हाफ ब्लड का मतलब होता है आधा नोबल और आधा सर्वेंट। मतलब पिता नोबल होता है और माँ एक सर्वेंट। एमसी अपने मन में सोचता है, अब मुझे सच में एक प्रॉपर विलेन की तरह एक्ट करना होगा। ये सुनते ही एलेलीन थोड़ी शॉक हो जाती है और उधर हेरेंड डर के मारे कांपने लगता है और वहीं गिर पड़ता है। एमसी उसे देखकर और भी ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुम जानती हो, तुम अभी वैसी आवाज निकाल रही हो जैसे कोई मरता हुआ इंसान निकालता है। और इसी सीन के साथ चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। एमसी एकदम कोल्ड वॉक के साथ एलेलीन की तरफ बढ़ता है। वो रुककर पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? और अंदर ही अंदर एक क्रीपी ईविल स्माइल के साथ सोचता है, अब तो ये इमोशंस शांत हो ही जाएंगे। लेकिन तभी एलेलीन अपनी मैजिक पावर शो करते हुए बोलती है, क्या तुमने यहां अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम क्लोज आइज के लॉर्ड ही क्यों ना हो। वो अपनी मैजिक चार्ज करती है। तुम इस तरह का बिहेवियर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के सामने शो नहीं कर सकते, और तुमने पूरी एकेडमी को अपने अगेंस्ट खड़ा कर लिया है। एमसी का एक क्लोजअप आता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या मैंने फिर से गलती कर दी? एलेलीन गंभीर आवाज में बोलती है, तैयार हो जाओ, मैं कोई ईजी अपोनेंट नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। तभी एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है। एमसी चिल्लाता है, रुको रुको जरा, और अपने मन में कहता है, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें डराकर यहां से चला जाऊं जैसे कोई विलन चला जाता है। लेकिन तभी एलेलीन आगे बढ़ते हुए एक फ्लैशी अटैक करती है। एमसी उसे आराम से डॉज कर लेता है और कहता है, सच में, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? एलेलीन गुस्से में बोलती है, क्या तुम हमारी फाइट के बीच डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? फिर वो स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर चिल्लाती है, इस एरिया को तुरंत खाली करो। स्टूडेंट्स घबराकर आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। कोई चिल्लाता है, भागो, यहां क्या होगा कोई नहीं जानता। हेरेंड को दिखाया जाता है भागते हुए। वो घबराकर सोचता है, जब जूलियस ने बोला था यहां से निकलने के लिए, तभी निकल जाना चाहिए था। अब मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तभी एलेलीन का सीन आता है। उसके पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई देती है। एमसी बोलता है, ये तो सोचने वाली बात है कि तुम इस सिचुएशन में भी मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो। अचानक वो उसके सामने आ जाता है। एलेलीन एक पल के लिए शर्मा जाती है और रिफ्लेक्स में एमसी पर अटैक कर देती है। एमसी आराम से बच जाता है। ये कैसा अजीब सा अटैक था? ये देखकर तो लग रहा था जैसे ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो। एलेलीन ब्लश करते हुए बोलती है, डैम इट, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एक बार भी हिट नहीं कर पाई। यही तो जूलियस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो थोड़ी उदास होकर कहती है, एक समय ऐसा भी था जब मैं सोचती थी कि तुम एक परफेक्ट नोबल मैन हो। तभी हमें एक बुक का पैनल दिखाया जाता है। एमसी धीरे से बोलता है, असल में उस वक्त, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ नोबल लेडीज दिखाई जाती हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं। क्या ये सच है? जूलियस तो साइड ब्रांच से है, लेकिन फिर भी कितना प्यारा है, और इसके बावजूद वो सारे नोबल्स को आउटशाइन कर देता है। और तुम, एलेलीन डी डोनाचिन, तुम भी उस वक्त एकेडमी में फर्स्ट ईयर में थी। इसके बावजूद हमारा एमसी बाकी सभी से कहीं ज्यादा अमेजिंग था। वो सिर्फ पॉपुलर ही नहीं था, बल्कि एम्पायर का उभरता हुआ सितारा माना जाता था। स्वॉर्डमैनशिप में उसकी तुलना किसी भी दूसरे मास्टर से की ही नहीं जा सकती थी। तभी हमें एमसी का एक शानदार लुक दिखाया जाता है। हाथ में उसकी स्वॉर्ड, आंखों में मौत जैसा सुकून। और इसी तलवार की मदद से जूलियस ने अनगिनत डीमंस को खत्म किया था। जो लोग ये सब देख चुके थे, वो आज भी इस तलवार को सम्मान के साथ पुकारते हैं, मून लाइट ब्लेड। यही थी जूलियस की पहचान, उसकी ट्रेडमार्क, उसकी असली ताकत का एसेंस। लेकिन एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो साफ है, मगर मैं इस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एलेलीन ने मेरे अंदर कुछ नोटिस कर लिया है। ये अच्छा संकेत नहीं है। मुझे हर हाल में ये बात छुपानी पड़ेगी। उधर पीछे से हेरेंड और एलेलीन दोनों सोच रहे होते हैं, यह अब फिर से क्या प्लान बना रहा है।
तभी एमसी पलट कर कहता है, तुम दोनों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? दोनों घबरा कर बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। एमसी ठंडी आवाज़ में कहता है, चलो इधर चलते हैं, यहीं पास में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तभी हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। तीनों गेट खोलकर अंदर एंटर करते हैं। सबको ग्रीट करते हुए एमसी बोलता है, मैं लेट हो गया हूं और इसका कारण है एलेलीन, जो मुझ पर बेकार के सवाल कर रही थी। ये सुनते ही एलेलीन गुस्से से जल उठती है। इसके बाद एमसी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है जूलियस क्रिपार्ट और मैं तुम सबका एग्जामिनर रहूंगा क्लोज्ड आइज ट्राई आउट के लिए। पूरा ग्राउंड मम्बलिंग से भर जाता है। जूलियस कहता है, मुझे लगा था तुम सबको ये पहले से पता होगा। तभी भीड़ में कोई कहता है, वो कहाँ है? अरे वो रहा, हाउस ऑफ टोरिजियो का सेकंड सन भी कैंडिडेट बनकर आया है। तभी हमें हाउस ऑफ टोरिजियो के बारे में बताया जाता है। ये लोग हाउस ऑफ क्रिपार्ट के बहुत करीबी माने जाते हैं और सिर्फ ये सोच के ही तुम क्लोज आइज के मेंबर हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी इज्जत है। क्लोज आइज सीधे जवाब देते हैं थ्रोन पर बैठे लोगों को, मतलब किंग और क्वीन को। लेकिन यहां हर कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। तभी हमें स्वॉर्ड्स का जोरदार क्लैश दिखाया जाता है। रूल साफ बताया जाता है, जो जीतेगा सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। लेकिन किसी भी वजह से हाउस ऑफ टोरिजियो का सेकंड सन हार जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे और मुझे लो पोजीशन में गिरा देंगे और वहीं से मेरी पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। उधर हेरेंट सोचता है, ये कौन है? तभी एक नए शख्स का सीन आता है। वो आगे बढ़कर कहता है, तो क्या तुम सब इसी उम्मीद से आए हो कि क्लोज्ड आइज ज्वाइन कर लोगे? पीछे से उसके सर्वेंट्स बोलते हैं, यस सर। वो आगे बोलता है, मगर तुम सब डरे हुए चूहों जैसे हो, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी आंखें तुमसे झूठ बोल रही हैं। अगर यहां तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर या हेजिटेशन है तो तुम सीधे मर जाओगे। कौन कौन है जो सच में क्लोज आइज ज्वाइन करना चाहता है? ये कॉरिजन एम्पायर का सबसे डार्क, सबसे खूनी रास्ता है और मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह उसका एक्सपीरियंस दूंगा। अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स डर के कांपने लगते हैं। क्या? ये क्या कह रहा है? हमें इसे मारना पड़ेगा? और इसी सीन के साथ चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हमारा एमसी धीरे से कहता है, ओह रियली, क्या मैंने सच में ये कर दिखाया है? यहां तक कि कुछ समय पहले तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कोई ट्यूटोरियल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब देखो, मैं खुद ही इस ट्यूटोरियल को कंडक्ट कर रहा हूं। पीछे से हेरन बोलता है, जूलियस, उन पर बहुत आसानी से जीत मत जाना। आखिर ये एक मैच है। एमसी अपने मन में सोचता है, क्या सच में मुझे इन सबके साथ स्पार करना पड़ेगा? अभी तो मैं मुश्किल से एलन के अटैक से बच पा रहा था। अगर यहां मुझे सारे स्टूडेंट से लड़ना पड़ा तो? इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। पीछे से आवाज आती है, रुको जरा, मुझे तो लगा था ये बहुत ताकतवर है, लेकिन ये तो मूनलाइट ब्लेड तक यूज नहीं कर पा रहा। मतलब ये सब बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें थीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी वाकई स्ट्रगल कर रहा है, कभी डिफेंस में, कभी बैकस्टेप लेते हुए। लोगों को लगने लगता है या तो ये सच में वीक है या फिर इसकी मेमोरी लॉस वाली बात सच है। यही बात इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फिट बैठती है। एमसी बुदबुदाता है, ओ डियर, यहाँ क्या हो रहा है? और अगर मैंने जरा भी सस्पिशियस एक्ट किया तो एलन पीछे से अटैक कर देगी। तभी हमें एलन का चेहरा दिखाया जाता है, पूरी तरह फोकस्ड, आंखों में शक। एमसी सोचता है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, फेड आउट हो जाना, सबको गुस्सा दिला देना। तभी पीछे से वही आवाज गूंजती है, क्या कर रहे हो तुम? उनका इंतजार? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? ट्राई आउट तभी खत्म होगा जब या तो मैं मरूं या फिर कोई भी क्लोज्ड आइज ज्वाइन करने की इच्छा खो दे। ये लाइन सुनते ही पूरा ग्राउंड सन्न रह जाता है। डर पूरी हवा में फैल जाता है। तभी एक स्टूडेंट धीरे से हाथ उठाता है, मैं विड्रॉ करता हूं। अगले ही पल एक और हाथ उठता है, आई विल विड्रॉ। फिर एक और, आई विल विड्रॉ। और देखते ही देखते लगभग सारे स्टूडेंट्स विड्रॉ कर लेते हैं। ये सब देखकर हेरन शॉक में बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। क्या यहां सबने हार मान ली? उधर एमसी अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगता है। अब जब सब विड्रॉ कर चुके हैं तो ये ट्राई आउट यहीं खत्म होता है। तभी हमें एमसी की आत्मा दिखाई जाती है, जो खुशी से मुस्कुरा रही होती है। मैंने कर दिखाया। इन सब सिचुएशंस में जूलियस का घमंडी और कोल्ड बिहेवियर ही सबसे अच्छा हथियार है। अपने मन में वो सोचता है, क्या ख्याल है तुम्हारा एलन? क्या तुम्हारा डर अब भी तुम्हें चीख चीख कर सच नहीं बता रहा? लेकिन अगले ही सीन में कुछ और ही दिखाया जाता है। एलन डर नहीं रही थी, वो तो हमारे एमसी के प्यार में पूरी तरह गिर चुकी होती है। एमसी चौंक जाता है, रुको, मैं इसके अंदर से कुछ भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मेरी कोऑपरेशन एबिलिटी काम नहीं कर रही? वो बार बार अपने सिर पर हाथ मारता है। क्या ये पॉसिबल है या फिर यहां सच में कुछ पागलपन चल रहा है? तभी जूलियस अपने होंठ दबाते हुए सोचता है, ये मैंने अभी अभी क्या कर दिया?
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जूलियस को मैं जानती थी। एलन अपने मन में सोचती है, ये हमेशा बेकार की जंग टालने की कोशिश करता है। जहां लड़ाई जरूरी ना हो वहां वो कभी तलवार नहीं उठाता। तभी हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। कलर ऑफ कोऑपरेशन केवल उसी पर काम करेगा जो तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव इमोशंस शो कर रहा हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं क्लोज्ड आइज म्यूजियम में। पीछे से एक आवाज आती है, जूलियस रुको। जूलियस पलटकर देखता है, वो हेरेंड होता है। क्या हुआ हेरेंड? एमसी पूछता है। हेरेंड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया जूलियस। एमसी कुछ सोचता है और अनजाने में उसके हाथ हेरेंड के कंधों पर चले जाते हैं। ये देखते ही जूलियस के अंदर घंटी बजने लगती है। ये क्या? वो तुरंत खुद को संभालता है। कुछ भी तो नहीं, तुमने भी आज बहुत अच्छा काम किया। अपने मन में वो सोचता है, प्रो स्किल्स तो अभी भी काम कर रही हैं। तभी पीछे से कोई आकर ग्रीट करता है, गुड डे लॉर्ड जूलियस। जूलियस मुड़ता है, सामने खड़ा होता है एक जवान लड़का, चमकती आंखों के साथ। आप आज वाकई शानदार थे। एमसी पूछ लेता है, और तुम कौन हो? वो तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम लैंडस्लॉट है। मैं क्लोज्ड आइज का एक मेंबर हूं। आपसे मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। फिर वो थोड़ा झुककर बोलता है, चारों तरफ रूमर्स फैल रहे हैं कि आपने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन वो सब पूरी तरह गलत है। आखिर आपने पूरा ट्राई-आउट बिना किसी से लड़े हुए ही खत्म कर दिया। एमसी अपने मन में सोचता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है। वो ठंडे लहजे में कहता है, इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहे हो? लैंडस्लॉट आगे बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि इस बार हाउस टेरोस का सेकंड सन भी ट्राई-आउट में था, और इसके बावजूद आपने उसके लिए कोई फेवर नहीं दिखाया। आप हम सबके लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल हैं। ये सुनते ही हेरेंट पूरे शॉक में चला जाता है। वो गुस्से में बोल पड़ता है, तुम बेवकूफ हो क्या? क्या तुम कह रहे हो कि हाउस टेरोस का सेकंड सन फेल हो गया? लैंडस्लॉट तुरंत बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये तो ट्रेनिंग ग्रुप का एक मेंबर है जो बहुत ज्यादा बोलता है। तुम दोनों घरों के बीच का रिश्ता तो जानते ही हो। तभी पीछे से एमसी बोलता है, हेरेंड, ये सब थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा क्या? एमसी कंफ्यूज होकर पूछता है। शांति से कहता है, यहां हाउस टेरोस का होना ही गलत है, क्योंकि क्लोज्ड आइज नोबल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये लाइन सुनते ही दोनों पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोज्ड आइज डायरेक्टली रॉयल कमांड के अंडर आती है, और वहां सिर्फ कॉमनर्स और रून्स को ही ज्वाइन करने की परमिशन होती है। हेरेंड धीरे से बोलता है, लेकिन आप भी तो एक नोबल है। तभी एमसी के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आती है। हाँ, लेकिन मैं हाउस क्रिपार्ड का साइड ब्रांच मेंबर हूं, हाफ ब्लड, और एक लॉयल डॉग हूं थ्रोन का, अपने परिवार का नहीं। ये सुनते ही हेरेंड पूरी तरह शॉक में चला जाता है। एमसी आगे बोलता है, अब जरा सोचो, अगर हाउस टेरोस का सेकंड सन पहले से ही अनक्वालिफाइड था तो उसे ट्राईआउट में आने ही क्यों दिया गया? या तो उसके घरवाले चाहते थे कि वो और ज्यादा हार्डशिप से गुजरे, या फिर क्लोज्ड आइज ट्राईआउट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी इमेज पूरी तरह रूइन हो चुकी हो। ये सुनते हुए हेरेंड कांपने लगता है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, इसका मतलब ये सब इसे पहले से पता था। इसी वजह से एल्डर्स के द्वारा जो ट्राईआउट का ट्रैप सेट किया गया था वो भी इस पर काम नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद वो हल्की हंसी के साथ कहता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि यही केस हो सकता है यहां कोई और हो जो उसके जैसा हो और आप उसे वही समझ बैठे हो। तभी हमारा एमसी एक डेविलिश लुक के साथ बोलता है, अदरवाइज तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक पैलेस का सीन। एमसी कहता है, अब हम घर पहुंच चुके हैं। वो चलते हुए अंदर की तरफ जाता है और उसकी मेड्स उसका घर में वेलकम करती हैं। एक मेड पूछती है, लॉर्ड, क्या आप डिनर लेना चाहेंगे? एमसी शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, लेकिन शुक्रिया पूछने के लिए, और हाँ, किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। यस माय लॉर्ड। इसके बाद एमसी अपने रूम में आता है, अपनी स्वॉर्ड एक तरफ रखता है और आराम से चेयर पर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या वो लोग मुझे हेरेंड के जरिए ट्रैप करना चाहते थे? उसके पहले का बिहेवियर देखकर तो यही लगता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स जरूर इन्वॉल्व थी इन ट्राईआउट्स में। इस बार तो मैं जूलियस के रूप में पास हो गया, लेकिन मेरा लक आखिर कब तक मेरा साथ देगा? किसी न किसी दिन काउंसिल जूलियस को नोटिस कर ही लेगी, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जूलियस नहीं हूं तो मुझे किसी भी पल इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है। मैं अपने आप से बहुत निराश हूं। आज मैं मूनलाइट ब्लेड यूज ही नहीं कर पाया। क्या मैं सच में मूनलाइट ब्लेड को मास्टर कर पाऊंगा? मेरे पास ऐसा वेपन है जो मुझे किसी को भी कट डाउन करने की इजाजत देता है, तो फिर मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं मूनलाइट ब्लेड को जरूर मास्टर करूंगा। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 की शुरुआत में हमारा एमसी कहता है, अगर ऐसा ही है तो अब मुझे मूनलाइट ब्लेड को मास्टर करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। तभी वो अपनी मूनलाइट ब्लेड को सीट से बाहर निकालता है। सॉर्ड को देखते हुए वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं पहले से जानता था कि ये आसानी से काम नहीं करेगी। जैसे ही मैं इस सॉर्ड को सीट से बाहर निकालता हूं, थैंक्स टू जूलियस की इनहेरिटेंस एबिलिटी, मैं सॉर्ड मास्टर एबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूं। इसी वजह से मुझे इस सॉर्ड को धारण करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। धारण करना यानी इसे संभाल पाना।
जैसे ही मैं इस सॉर्ड को सीट से बाहर निकालता हूं, मैं इसका रास्ता देख सकता हूं, ये कहां जाना चाहती है और कैसे मूव करना चाहती है। तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है सॉर्ड मास्टर के साथ जन्म से मिलने वाली इनहेरिटेड एबिलिटी और रैंक। बाकी डिटेल्स वहीं दी होती हैं जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। मगर इसके बावजूद भी ये सब काफी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर्स मौजूद हैं, मेरे जैसे, या फिर ये कहूँ जूलियस जैसे। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाए जाते हैं कई सारे स्वॉर्ड मास्टर्स के चेहरे जो जूलियस के सामने खड़े हैं। यहाँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ है जो जूलियस को सबसे अलग बनाती है, और वो ये कि वो ऑरा और माना दोनों को एक साथ यूज कर सकता है। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से वो इस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया में अब तक सरवाइव कर पाया है, अपने उसी घमंडी एटीट्यूड के साथ। और अब एमसी अपने आप से पूछता है, क्या मैं भी उसके जैसे किसी लेवल तक पहुंचने में केपेबल हूं? तभी वो हमें बताता है, माना फ्लक्स सीधे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसी वजह से ये पहले से ही प्रूव है कि इसे हैंडल करना कितना डेंजरस है। यही सोचकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, ये केवल समय की बात है, मुझे खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर इस दुनिया में माना का कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा गेम में था, तो ऐसे प्लेयर्स की बॉडी पहले से ही इसके लिए फेमिलियर होगी। तभी वो एक बड़ा रिस्क लेने का सोचता है। क्या मुझे अपने माना स्टोन को मूव करना चाहिए, जो मेरे हार्ट के अंदर है? और तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है उसके दिल का। एमसी समझाता है, जैसा मैंने सोचा था, मेरी बॉडी के अंदर जो माना वेसल्स हैं वो कुल 38 वेन्स में डिवाइडेड हैं, और उनमें से 6 मेजर वेसल्स हैं। लेकिन उनमें से भी जो सबसे बड़ा माना वेसल है वो मेरा हार्ट है। जब तक ये सारे वेसल्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हार्ट के साथ मेरा माना सोर्स पूरा नहीं बन पाएगा। तभी उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड हार्ड वर्किंग फेस दिखाया जाता है। वो अपने दांत खींचते हुए कहता है, अगर मैं सिर्फ इस एरिया को एक्टिव कर पाया। और तभी उसकी आंखें तेजी से चमकती हैं। मैंने अपना खुद का ऑरा क्रिएट कर लिया। और हमें दिखाया जाता है उसका ऑरा जो ब्लू कलर में तेजी से फ्लो कर रहा होता है। लेकिन तभी वो अगला स्टेप लेने का सोचता है। अब मुझे अपने माना को बॉडी के बाहर ट्रांसफर करने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी, ओ डियर, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस। हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता है अपना माना बॉडी के बाहर ले जाने के लिए। उसकी नसें फूलने लगती हैं, पसीना गिरने लगता है, और साफ दिख रहा होता है कि ये रास्ता जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मगर ये जो जूलियस की बॉडी है वो इतनी स्किल्ड है इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को फेल करने के लिए। लेकिन तभी एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है और पता चलता है हमारा एमसी सक्सीड कर लेता है अपने माना को बॉडी से बाहर ले जाने में और अपने स्वॉर्ड के अंदर चैनल करने में। फिर वो एक सैटिस्फाइड एहसास के साथ खुद से कहता है, मैंने कर दिखाया। भले ही मूनलाइट ब्लेड इनकम्प्लीट है, भले ही ये काफी वीक है, इसके बावजूद भी मैंने कर दिखाया। और शायद मुझे इसे बुलाना चाहिए क्रिएटिव मून। साथ ही उसने इसे पहली ही ट्राई में मैनेज कर लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपने अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए फाइटिंग स्टैंड्स पर खड़ा हो जाता है, डमीज के सामने। वो अटैक करता है और तभी देखता है सारे डमीज टूट चुके हैं, कट चुके हैं, या तो उसके प्रेशर से या उसके शॉट से। और वो अपने आप से कहता है, अब मैं एडवांस नॉलेज के लेवल तक पहुंच चुका हूं। फिर ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखता है। अब मुझे बस मूनलाइट ब्लेड को मास्टर करना है। और अपने मन में सोचता है, मेरी गेम नॉलेज अब ड्राई हो रही है, मुझे चाहिए कुछ या कोई जो मुझे अच्छे से जानता हो या जो जूलियस को जानता हो। और तभी उसके दिमाग में आता है, जूलियस किसके पास एडवाइस लेने जाता होगा ऐसी सिचुएशन में। तभी पीछे से उसकी सर्वेंट की आवाज आती है, लॉर्ड जूलियस। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है, क्या हुआ? सर्वेंट बताती है, कोई गेस्ट आया है आपसे मिलने के लिए, क्या ये सही टाइम है? और अब सवाल उठता है, क्या जूलियस के पास भी कोई फ्रेंड थे या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? तभी हमें दिखाया जाता है लैंडलॉर्ड को। वो जूलियस से मिलने आया है। सर जूलियस, आज का दिन बहुत अच्छा है। ये सुनकर एमसी थोड़ा निराश हो जाता है। लैंडलॉर्ड, क्या हुआ? लेकिन तुम यहां क्यों आए? लैंडलॉर्ड खुश हो जाता है और कहता है, क्या आपको मेरा नाम याद है? क्या कल मेरे बिहेवियर के कारण कुछ हुआ था? एमसी अपने मन में सोचता है, मैं उसका नाम कैसे बोल सकता हूं जो जूलियस के सामने भी इतना चैटी मतलब बात करने वाला या इतनी ब्रेव हो सकता है। ये क्या चीज है?
फिर एमसी बोलता है, ठीक है, तुम यहां आए, लेकिन क्यों? लैंडलॉर्ड जवाब देता है, मैं इसलिए आया क्योंकि हमारे कैप्टन ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं विजिट करूं तुमको और कंफर्म करूं रिजल्ट को। ट्राई आउट के दिन डाइस के अंदर जो बेलेन एकेडमी में हुई थी। और तभी हमारा एमसी कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुमने कल ही अपना रिजल्ट कंफर्म नहीं कर लिया था लैंडलॉर्ड? तभी लैंडलॉर्ड अपने बाल खुजाते हुए कहता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं एग्जामिनर से डायरेक्ट पूछूं। हमारा एमसी एक थकावट वाले लुक के साथ सोचता है, ये कैसी थका देने वाली प्रोसेस है क्रॉस डाइस की, जिसका करने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर एमसी लैंडलॉर्ड से कहता है, कृपया करके वहां पे कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं था ट्राई आउट में। और फिर वो मुड़ जाता है। लैंडलॉर्ड कहता है, मैं यही सेम चीज अपने कैप्टन से कह दूंगा। ये सुनकर हमारा एमसी सोचता है, रुको जरा। फिर लैंडलॉर्ड बोलता है, यस सर, क्या आपने ये नहीं कहा कि आप अपने कैप्टन से ये रिपोर्ट करेंगे? लैंडलॉर्ड कहता है, हाँ, यही तो कहा मैंने अभी। हमारा एमसी एक डेविल्स लुक के साथ कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो ये रिपोर्ट मैं खुद करना चाहूंगा। लैंडलॉर्ड डर के मारे पूछता है, क्या आप खुद से सर जूलियस? एमसी कहता है, हाँ, चलो एक कैरेज लेते हैं। साथ ही वो कैरेज में जाता है, जिसको देखकर लैंडलॉर्ड और भी डर जाता है। सर जूलियस, क्या मैंने कुछ गलत किया है या ये कल के मेरे बिहेवियर को लेकर है? एमसी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने मन में सोचता है, मैं तो केवल इसको ऑफर कर रहा था कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सब के लिए सिर्फ मैं जूलियस को ब्लेम कर सकता हूं, क्योंकि वो एक ऐसी विकेड लाइफ जी रहा है जिससे सब उससे डरते हैं। और सोचता है, मगर किसी भी कारण से ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एडवाइस लेने के लिए किसी से भी। तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन क्लोज्ड आइज के। और वो अपने मन में सोचता है, जो क्लोज्ड आइज के कैप्टन थे वो जूलियस को बहुत अच्छे से जानते थे। इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि हाउस क्रिपार्ड कभी स्कीम न कर सके जूलियस के अगेंस्ट क्लोज्ड आइज का नाम लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन। एक क्लोज्ड आइज का मेंबर दौड़ते हुए आता है और गेट खोलता है। कैप्टन, ये बहुत बुरा है। कैप्टन कहता है, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने पर मजबूर कर रही है? और ये तुम्हारे एक्शन के हिसाब से वर्थ इट होना चाहिए। तुम यहां से खुद आ रहे हो। तभी कैप्टन पूछता है, कौन? जूलियस क्रिपार्ड एज अ पर्सन। वो यहां केवल आपसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर कैप्टन लिखते लिखते रुक जाता है। फिर कहता है, क्या ये खुद से यहां आ रहा है? और अपने डेविल्स वाली लुक के साथ कहता है, जूलियस, डैम यू। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।